चलिए, अब हम लोग रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है ना। कितने तरह तरह के होते हैं वो भी हम लोग टाइप्स वगैरह सब देख लिए, है ना। अब उसमें से आप लोग बता दिए हैं कि 4 स्टेप में कंप्लीट होगा: ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। तो अब इसमें से एक हम लोग ग्लाइकोलिसिस शुरू करेंगे, है ना। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसे मालूम है कि ये ग्लाइको मतलब शुगर होता है ना। तो लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना। तो लाइसिस ऑफ ग्लूकोज या शुगर को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही लिखिए, up to the level of पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के लेवल तक जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज को टूटकर CO2H2O बनाना है ना, तो अभी उतना ही तक टूटेगा तो क्या कहेंगे हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस, है ना। एक और डिफिनेशन दे सकते हैं हम लोग, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर या ग्लूकोज। ग्लूकोज का पार्शियल मतलब आधा टूटना या ठीक है कुछ ही टूटना को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अब एक और चीज देख लेगा इसका, सबस्ट्रेट। इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, है ना। तो प्लांट्स जो है ना, आपको मालूम है कि वो फोटोसिंथेसिस और सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज कैरियन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो सुक्रोज टूटेगा, है ना, वो सुक्रेज एंजाइम, इसी का दूसरा नाम इन्वर्टेज भी है, इन्वर्टेज एंजाइम, है ना। और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 भागों में ये टूट जाएगा। अगर एनिमल है ना, ये लिख देते हैं, अगर एनिमल्स हैं तो ये प्लांट एनिमल सब में रेस्पिरेशन इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो एनिमल्स स्टार्च लेगा, एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च टूटेगा और ग्लूकोज का निर्माण लेगा। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज फ्रुक्टोज यही सब भाग लेते हैं। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या कैरेक्टर है ग्लाइकोलिसिस का? है ना। इसका कैरेक्टर क्या होगा? ये टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है ना। ये क्रिया स्टेप वाइज होती है ना। ये एक टूट कर ये पायरुविक एसिड नहीं बनाता है ना। और कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स, और देखोगे सभी स्टेप पर एंजाइम भाग लेगा, है ना। और
independent of oxygen, independent of oxygen, ऑक्सीजन रहे नहीं रहे, है ना, ये ग्लूकोज टूट कर पायरुविक एसिड बनाएगा ही, है ना। तो जानते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन सब का में ही भाग लेगा, है ना, कॉमन है ये। आगे हम इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं एनाएरोबिक का, है ना, कि पहले इसको तो क्लियर कर लिया जाए। इसमें ना ही तो CO2 बाहर निकलता है, नो CO2 इवोल्यूशन, नो ऑक्सीजन कंजम्पशन, CO2 कंज्यूम भी नहीं होता है और ऑक्सीजन कंज्यूम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता, CO2 बाहर भी नहीं निकलता है, ठीक है ना। और ये साइटोप्लाज्म होती है ना, स्टेप वाइज प्रोसेस है, एंजाइम द्वारा कंट्रोल होता है ना, और ऑक्सीजन का इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ कैरेक्टर है। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख लेंगे ग्लाइकोलिसिस को, ये ग्लूकोज है ना, और ये टूटा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाएगा, है ना, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेल हो गया और सेल में ये ग्लूकोज टूट कर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया नहीं है हम, ठीक है ना। ठीक है, तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन, है ना। अब हम लोग सीधे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस पर आ जाएं। ठीक है, अब हम लोग सीधे आएंगे, इसको आप लोग स्टॉप करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम आ रहे हैं इसके प्रोसेस पर, इसके प्रोसेस पर हम लोग आ रहे हैं अब। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोसेस देखिए। देखिए ये जो है ना ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, वो डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, ना, कौन कौन साइंटिस्ट था वो? एम्डेन, मेयरहॉफ, पार्नाज, है ना। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। EMP पाथवे भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो हम लोग ग्लाइकोलिसिस इतना भी फिर नोट कीजिए, है ना। हमको पूरा बोर्ड चाहिए अभी, तो अब जाकर अटलेगा कहीं, देखा जाए कितना अट रहा है ना, नहीं तो फिर उसको भी 2 भागों में बांटना पड़ेगा, है ना। तो इसको EMP पाथवे कहिए या ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो चलिए अब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस शुरू करें।
ग्लाइकोलाइसिस। इसमें देखिए ये रहा ग्लूकोज, और ये जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है ये, देखिएगा तब यहाँ पर ये बना लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है ना। ग्लूकोज तो आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही ना है, ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर 1 है। ये आप लोग तो रिंग स्ट्रक्चर तक पढ़े हैं इसका, देख रहे हैं ना। ये ऊपर जो लिखे हैं ग्लूकोज वो ये है, और जो नीचे लिख रहे हैं 6 फॉस्फेट, इसके 6ठे नंबर कार्बन पर, है ना। बस ये H हटाइए, यहाँ से एक फॉस्फेट जोड़ दीजिए, इसी का नाम तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना। ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बात समझ में आई। यहाँ पर जो 1 2 3 कुछ भी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि फॉस्फेट वहीं जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट जुड़ा, तो उस फॉस्फेट आया कहाँ से, है ना। तो देखिए यहाँ पर ATP, एक फॉस्फेट, जानते हैं इसमें 3 फॉस्फेट है, अपना एक फॉस्फेट इसको देकर और वो ADP में बदल गया है। ठीक है। और यहाँ जो एंजाइम लगेगा, है ना, वो हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। 6 कार्बन कंपाउंड को तोड़ रहा है ये हेक्सोकाइनेज, है ना। अब यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन दीजिए, ग्लूकोज जो है ना वो बना देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मालूम है आप लोगों को, ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे का आइसोमर है, चूँकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। ये ग्लूकोज जो है ना 6 फॉस्फेट, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ कुछ निकलेगा नहीं, है ना। इसलिए एंजाइम यहाँ से फॉस्फो आइसोमरेज नाम है उसका, है ना। लेकिन खाली आइसोमरेज याद कीजिए, आइसोमरेज एंजाइम, है ना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, वो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखिए अब यहाँ पर डाई, वन 6 डाइफॉस्फेट में बदल जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर एक और फॉस्फेट की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। आप लोग को बताए थे कि ऑल्डोजेज से कीटोजेज किस तरह बनाया जाता है ना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्लूकोज है, इसको फ्रुक्टोज बनाना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों H को बताए थे कि यहाँ रख दो, ये CH2 हो गया, ये OH तो ऑलरेडी था ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो, ये हो गया फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट देख रहे हो ना ये, अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, ये अब बदल गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, है ना। तो
इसमें एक फॉस्फेट 1 पर भी लगा दीजिए, 1 नंबर कार्बन पर, और एक लगा दीजिए यहाँ पर 6 पर लगाइए, और ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, है ना। कुछ बात है इसमें 20 फॉस्फेट बनाना चाहिए हमको, खैर चल रहने दो, ठीक है ना। और इस तरह यहाँ पर एक और फॉस्फेट जुटा है, तो फॉस्फेट जोड़ा है तो कौन क्या किया है, कहाँ से आएगा वो, एटीपी खर्च होगा। देखना यहाँ पर हम लोग को एटीपी चाहिए, फुट टूट रहा है, लेकिन यहाँ तो एटीपी खर्च ही हो रहा है, ठीक है ना। ये एटीपी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो एंजाइम लगेगा, है ना, उसका नाम हो जाएगा फ्रुक्टो, हम हेक्सोकाइनेज लिख दिए थे, फ्रुक्टो हेक्सोकाइनेज, ऐसे तुम हेक्सोकाइनेज भी लिख दो तो काम चलेगा। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने में दिक्कत होगी, है ना। इसको भी हेक्सोकाइनोज लिखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कंपाउंड जो है ना टूटकर 2 कंपाउंड बनाएगा, है ना। 2 का देखिए ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं है ना। ये कंपाउंड अब टूट गया और 2 कंपाउंड बनाया, ठीक है। एक बनाएगा 3-फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड, ये ट्रायोज शुगर है। मोनोसेक्राइड बताए थे कि ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ठीक है ना, हेप्टोज शुगर। ये है, देखो वहाँ हम लोग एग्जाम्पल लिखे थे ट्रायोज शुगर ग्लिसरल डिहाइड, वही तो है, तीसरे नंबर फॉस्फेट है इसमें, है ना। और दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ट्रायोज शुगर का 2 एग्जाम्पल आप लोग देखे थे, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड, तो वही तो है, दोनों में फॉस्फेट खाली जुट गया है ना। तो ये रहा 3-3 कार्बन का, है ना, ये हो गया 6 कार्बन आ रहा है, ये 3-3 कार्बन का 2 कंपाउंड ये बन गया, है ना। यही ना है जी, ये 3 कंपाउंड यहाँ से ये टूटेगा, है ना। एक हो जाएगा DHAP, ये डाईहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, और एक हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब भी हम लोग देखें कि यहाँ पर तो खाली हम लोगों का ATP जो है वही यूज हो रहा है, ATP तो बन ही नहीं रहा है अभी, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है ना। ठीक है, देखना इसमें 1 नंबर और ये 3 नंबर, ये दोनों जो है ना एक लास्ट वाला होगा जो रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं होता है ना। अब आगे हम लोग देखें कि क्या होगा। ये एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर फिर आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा और क्या होगा कि ये इसमें कन्वर्ट कर जाएगा और इस तरह इसका यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। जनरली क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है उसमें, है ना। और इस तरह यहाँ से 2 साइकिल, इस तरह 2 हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 हमेशा लिखते जाएंगे हम लोग, उसी से काम चल जाएगा, है ना। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पर देखिए, अब इसको लेकर चल रहे हैं हम लोग। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये टूटेगा जी
और ये बनाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब तुम देखो ये ऊपर वाला नीचे वाला में क्या डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ तीसरे नंबर कार्बन पर फॉस्फेट है, यहाँ पर 1 और 3 दोनों पर फॉस्फेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी फॉस्फेट की ज़रूरत है, मतलब एक पर जो आया है फॉस्फेट कहीं से आया है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट जो है ना वो ATP नहीं देगा, है ना। यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड H3PO4 अपना एक फॉस्फेट देगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और अब जो है ना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूट जाता है। देखिएगा ये अल्डिहाइड है, ये एसिड है। यहाँ पर ठीक से देखना, थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे, कल पहले जो पढ़ाए थे उससे, है ना। यहाँ पर NAD देखिए, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। NADH+H में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर रिलीज होगा NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। NAD के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है। ठीक है ना। तो अब ये क्या कर लेगा, जरा ठीक से इसको देखिए तो ये फोटोसिंथेसिस में मिलेगा हम लोगों को, है ना। ये अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह भी बना दें, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम लोग क्या करें, ये 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन हो गया ये, है ना, H आयन। अब ये बना क्या, तो NAD, है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है ले लेगा तो NAD हो गया ये। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा तो ये ले लिया, ये हाइड्रोजन, तो NADH हो गया। और प्लस H ये वैसे ही है, अभी यही लिखे हैं वहां पर हम। एक इलेक्ट्रॉन तो NAD ले लिया, और तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, तो ये अब NAD हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये हाइड्रोजन आयन ले लिया, तो ये हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन अभी डिफिशिएंट है ही, इसको लिखा जाता है NADH। ये सही है, NADH2 सही नहीं है, NADH प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम बताए थे कि ये मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर हमेशा जो एंजाइम, जहाँ भी NADH FADH2 जो भी ये बनेगा, सब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन है जो ग्लाइकोलाइसिस में हो रहा है ना। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, जो मतलब कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी। ठीक है ये। चलो अब इसके बाद हम लोगों को देखना है ना, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब ये रह गया। फिर एक फॉस्फेट गायब हो गया, है ना। तो फॉस्फेट गायब होगा तो जो दिया है वही ना फिर ले लेगा, है ना। तो मतलब कि ADP से अब ATP बनेगा, है ना। और यहाँ जो एंजाइम लगेगा उसका नाम हो जाएगा ट्रांसफॉस्फोराइलेज। सब बताए थे तुम लोगों को। यहाँ पर फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज
राइलेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा और इस तरह 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड बन गया है ना। अब फिर यहाँ से रिवर्सेबल रिएक्शन देखा जाए ना, और वो है कि अब 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसिक एसिड में बदल गया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फॉस्फेट तीसरे नंबर कार्बन पर है, यहाँ दूसरे नंबर कार्बन पर है। यहाँ कुछ नहीं होता है, खाली यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम, मतलब इस कंपाउंड में म्यूटेशन हो गया है, ठीक है ना। म्यूटेशन हो गया है मतलब परिवर्तन हो गया है, फॉस्फेट का पोजीशन खाली चेंज हुआ है, कुछ हुआ नहीं है इसमें, है ना। एंजाइम का नाम यहाँ पर म्यूटेज दे दिया जाता है। अरे फॉस्फोहेक्सोम्यूटेज है वो सब, या फॉस्फोट्रायोम्यूटेज, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली म्यूटेज लिखो, ठीक है ना। और अब हम लोग देखेंगे ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना, वो 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में बदल गया। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में बदलेगा, ये पायरुविक एसिड में बदलेगा, है ना। यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, यहाँ पर एक इनोलेज एंजाइम लिखिए और एक मोलेकुल हाइड्रोजन ही बाहर, एक मोलेकुल पानी भी बाहर निकलता है यहाँ पर, है ना। लेकिन उससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है ना। यहाँ पर इनोलेज एंजाइम लिख दीजिए, हो गया। और ये डिहाइड्रेशन एक्चुअली होता है, यहाँ पर एक मोलेकुल पानी बाहर निकलता है ना। अब ये बच गया 2-फॉस्फोइनॉल पर PEP कहा जाएगा, आगे हम लोग अपने पढ़ेंगे, सबका शॉर्ट फॉर्म हो गया है ना। और लास्ट में देखो फिर रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं है ये, और यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड तैयार हो गया। तो इसमें तो दूसरे नंबर पर फॉस्फेट है, यहाँ देखो ये दूसरे नंबर फॉस्फेट है, लेकिन पायरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं रहता है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम लगेगा, है ना। और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल ADP से, है ना, ATP बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर ट्रांसफॉस्फोराइलेज, फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम लगेगा। तो इस तरह हम लोग ये देख लिए सब, है ना, कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आ गया, ठीक से देखिएगा। ये जो हम लोग एक साइकिल लिखे हैं ना, एक साइकिल नहीं ना है, एक साइकिल और ना होगा जी, यहाँ 2 लिखे हुए हैं हम लोग। तो क्या करें हम लोग, इसको सबको, ये है 2 मॉलिक्यूल, है ना, ये भी बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। ये भी है 2 मॉलिक्यूल और ये भी है 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, और इस तरह ये जो बना वो भी 2 मॉलिक्यूल हो गया, और इस तरह पायरुविक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल हो गया। आप लोगों तो निमोनिक भी बता दिए हैं इसका, है ना, कि निमोनिक से ही याद किया जाता है इसको, इसे तो आप लोगों को याद करना है। ये याद नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस में ही प्रॉब्लम होगा, है ना, क्योंकि ये ग्लूकोज टूट रहा है और वहाँ ग्लूकोज बनेगा, तो इसका कुछ स्टेप तो उसी में रहेगा, फोटोसिंथेसिस में। तो इसको आप लोग याद कीजिए ठीक से, है ना। और अब हम लोग इसमें इसका बैलेंस शीट निकालेंगे, ये कैसे क्या हुआ, तब तो जगह कहीं नहीं बच रही है। यहाँ पर देखिएगा 2 मॉलिक्यूल खर्चे हो गया है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप लोग सब कंपाउंड याद कर लीजिए, निमोनिक इसका ज़रूर याद कर लीजिए, कंपाउंड वो याद हो जाएगा तो निमोनिक रहेगा तो तुरंत धर लिख दीजिएगा, है ना। और अब इसमें हम लोग बैलेंस शीट निकालेंगे, जरा इसको देख लीजिएगा, यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ATP खर्च हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ATP खर्चे हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एनर्जी नहीं है तो फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इधर देखिए,
यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, इसमें तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल ना है यहाँ पर, ये दो मॉलिक्यूल है, तो मतलब एक दिखाई दे रहा है तो दो हो गया, तो दो मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा है ना, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यहाँ, दो मॉलिक्यूल यहाँ, मतलब चार मॉलिक्यूल एटीपी बना, खर्च हो गया दो मॉलिक्यूल। इसको दो समझिए, क्योंकि दो चार्ट नहीं है, दो साइकिल नहीं है, दो चार्ट चल रहा है ये, तो दो मॉलिक्यूल यहाँ बना, दो मॉलिक्यूल यहाँ बना, खर्च हुआ दो मॉलिक्यूल ये, तो नेट ग्लाइकोलिसिस में कितना हो गया, दो मॉलिक्यूल। और जरा अब इस पर ध्यान दीजिए, दो मॉलिक्यूल NADH+H बना है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, चूंकि ऐसा दो है तो ये एक दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली वो दो है। तो ये इसके बारे में हम बिल्कुल चुप रह रहे हैं, अभी सारा एनर्जी वही न लेकर बैठा हुआ है, ये ETS में जाकर अपना एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब शुरू होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो अब ये जाकर अपना एनर्जी देगा, ठीक है ना। और ये एक NADH+H कितना एनर्जी देगा, 3 मॉलिक्यूल ATP। तो इसको काउंट नहीं किया जाता है, सीधे ये देखा जाता है कि हाँ ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ATP बनता है, क्योंकि जब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा ETS में जाकर, तब तक ये एनर्जी नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें कि इसको थोड़ा सा उधर वाला मिटावें, है ना, और ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ ATP, इतना फुट टूटा, बैलेंस शीट ऑफ ATP या एनर्जी, है ना। तो दो मॉलिक्यूल तो -2 ATP, ये तो इन्वेस्टमेंट है जी, और प्लस दो जगह है ना, यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये दो जगह, एक जगह यहाँ, दो जगह, दो मॉलिक्यूल है, वो -2 ATP, -2 ATP, तो इसका खर्च हो गया, और 4 ATP है ना, ये यहाँ पर बना हुआ है ना, ये सिंथेसाइज्ड, क्या मिला आपको, +2 ATP आपको यहाँ पर 2 ATP खर्च हो गया, ऐसे लिखिए, और 4 ATP बना, तो +2 ATP आपको बैलेंस मिला। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड बनाता है, तो 2 मॉलिक्यूल ATP मिलता है ना। और उसको याद रखिए, अभी तो एनर्जी देने वाला नहीं है जब तक ETS में नहीं जाएगा, है ना। ये 2 मॉलिक्यूल NAD, 2 मॉलिक्यूल NADH+H आयन, ये 2 मॉलिक्यूल बना है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल अभी खर्च नहीं होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल अभी एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि ग्लाइकोलिसिस देखे, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ATP आपको मिला, है ना, और 2 मॉलिक्यूल NADH+H आयन मिला, ठीक है। तो ये रहा ग्लाइकोलिसिस, है ना। अब इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, लिंक रिएक्शन। तो दूसरा चार्ट में हम लोग लिंक रिएक्शन आज पढ़ा देंगे, कल फिर भूल जाइएगा आप लोग।
तो लिंक रिएक्शन है ना, इसके बाद वाला वीडियो में लिंक रिएक्शन और करेब साइकिल एक ही साथ देंगे, ठीक है। तो इसको ठीक से देखिए, अब पढ़िए आप लोग।